नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ, जो मेरे जुरिस्डिक्शन के चारों ज़िलों में से बदायूं में घटित हुई थी। बात 13 सितंबर 2020 की है। रात में कोई 12 बजे इंस्पेक्टर सिविल लाइंस बदायूं सुधाकर पांडे गश्त करके वापस आ रहे थे। थाने पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और वो शायद उनका इंतज़ार कर रहा था। थाने पर पहुंचने के बाद सुधाकर ने उसको बुलवाया और पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने बताया, साहब मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानी आपको बताना चाहता हूँ और आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा, बताओ। उसने बताया कि मेरा नाम पिंटू है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय वीरपाल है, मैं गांव सनाए, थाना सिविल लाइंस, जनपद बदायूं का रहने वाला हूं। उसने ये भी बताया कि मेरी शादी 3 साल पहले हांसे कल्याणपुर गांव है, एक थाना है गढ़िया रंगीन, उसमें बिरजू की लड़की पुत्री से हुई थी। हमें आपसे इसी संबंध में कुछ बात करनी है। सुधाकर ने कहा, बिल्कुल आप करिए, इत्मीनान से करिए, मेरे पास भी अभी कोई जल्दी नहीं है। पिंटू ने अपनी बात बताते समय ये भी बताया कि 5 अगस्त 2020 को मेरे छोटे भाई विशाल ने आत्महत्या कर ली थी और मुझे बताया गया, मैं भी फरीदाबाद में किसी फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, वहाँ से भाग कर आया। मुझे भी लगा ये आत्महत्या है और फिर परिवार वालों ने, गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पर आज दोपहर में मेरी जानकारी में आया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, कि वो आत्महत्या नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। सुधाकर ने उनसे कहा कि अगर हत्या की गई थी, पोस्टमार्टम तो इसका हुआ नहीं, ये कैसे प्रूव होगा? तुम्हारी बातों से या तुम्हारे बयान से कोर्ट में ये सब चलने वाला नहीं है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बहुत मुश्किल होगी कि हम किसी तुम्हारी इस बात को, या तुम जो बता रहे हो या तुम बताने वाले हो, तुम जो एविडेंस दे रहे हो, उसको हम कोर्ट में साबित कर पाएँ। फिर भी वो कहता रहा, नहीं साहब, उसने तमाम चीज़ें बताई भी। सुधाकर ने पिंटू से कहा कि तुमने जो बात बताई है, यही बात लिख के दे दो, मैं अभी एफआईआर करता हूँ, एफआईआर के बाद इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। तुम्हारी बात में अगर सच्चाई होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से अपराधियों को सज़ा मिले। हालांकि मैं पहले ही बता देता हूँ कि चूँकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत होगी तुम्हारी बात को साबित करने में। उसी समय रात में ही इंस्पेक्टर ने उससे एक तहरीर लेके थाना सिविल लाइंस में एक एफआईआर कराई, जिसका क्राइम नंबर था 281 281/2020, धारा 302 और 201 और 120B। जितनी बात उसने लिखी थी उसमें यही हत्या के संबंध में जानकारी छिपाना और 120B यानी हत्या की साजिश। रात में ही उन्होंने, चूँकि हत्या जब रजिस्टर की जाती है तो अपने सर्किल ऑफिसर को, अपने एसपी सिटी को, एसएसपी को, रेंज के कंट्रोल को और जोन के कंट्रोल को नोट कराया जाता है कि हत्या का एक मुकदमा हमारे यहाँ लिखा गया है। सभी को उसने रात में ही, जिनको फ़ोन से बताना था, जिनको कंट्रोल रूम में नोट कराना था और जिनको वायरलेस से नोट कराना था, पूरी सूचना नोट करा दी। इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी रात में सब लोग सो रहे होंगे, सब घर पे मिल जाएंगे, बेहतर होगा कि हम रात में ही इसकी जांच अपने स्तर से कर लें। इस गरज से इंस्पेक्टर ने ड्यूटीरत जो महिला कांस्टेबल्स होती हैं उनको लिया, कुछ महिला पुलिस अधिकारियों को लिया और फिर वहाँ से वो मौके पर जाने के लिए पिंटू के साथ चल दिया। पिंटू पहुँच गया गांव में
प्रधान को जगाया गया। प्रधान से इंस्पेक्टर ने बात की, उसके पड़ोसियों से इंस्पेक्टर ने बात की। तमाम लोगों से बात करते करते सुबह के करीब 3-4 बज गए। ज़्यादा रात हो गई, गहराई से बहुत बात हो पाना संभव नहीं था। उन्होंने साथ में गए पुलिस बल को वहाँ रोक दिया और ये कहा कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी को, जिन जिन लोगों से बात हुई थी, मैं प्रधान जी के सुबह 9 बजे तक थाने पर लेकर आ जाइए। सवेरे 9 बजे तक ये सारे लोग थाने पर पहुंच गए। पहले गांव से आए लोगों की, जो वहां पर उपस्थित सब इंस्पेक्टर थे, जिनको विवेचना तो इंस्पेक्टर ने स्वयं ली थी, लेकिन जिनको विवेचना में सहयोग के लिए कहा गया था, उनसे कहा गया कि इनसे आप इनिशियल बातचीत करते रहिए, अभी मैं लौट के आता हूं, फिर बातचीत करूंगा। जो लोग भी आए थे उन्होंने बताया कि साहब पिंटू बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, बहुत सीधा साधा आदमी है और वो फरीदाबाद की किसी फैक्ट्री में काम करता है और कभी कभार महीने 2 महीने में गांव पर आता है और उस जो वो कमाई करता है या वो जो नौकरी करता है उसी से उसके पूरे घर का खर्च चलता है। बातचीत में गांव के प्रधान ने बताया कि करीब 5 महीने पहले पिंटू के ताऊ के लड़के अशोक श्रीवास्तव, सन ऑफ हाकिम श्रीवास्तव, इसका पिंटू से झगड़ा हुआ था। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया। मैंने दोनों को बुलाया और चूंकि पिंटू के सगे ताऊ का लड़का था अशोक, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि उसकी भाभी यानी पिंटू की वाइफ को लेके उसने तमाम चीज़ें अशोक को कहीं और अशोक ने तमाम चीज़ें विशाल यानी पिंटू के भाई के लिए कहीं। प्रधान का ये कहना था कि चूंकि इस तरह के मामले भाभी देवर भाई भाई ये सब के मामले बहुत कॉमन हैं गांव में, इसलिए उससे ये कहा गया कि जब पिंटू आ जाए तो पहले मिल बैठ के आप लोग बात कर लीजिए और फिर भी बात नहीं बनती है तो मेरे पास आइएगा, कोई न कोई रास्ता इसका निकाला जाएगा। विशाल बार बार ये आरोप कर रहा था, ये कह रहा था अशोक को, अपने ताऊ के लड़के को, कि जब पिंटू भाई नहीं रहते हैं, मेरे भाई घर बाहर रहते हैं, महीने 2 महीने में आते हैं, तभी ये मेरे घर क्यों आता है। पिंटू जब रहते हैं तब तो वो नहीं आता, लेकिन जब पिंटू बाहर रहेंगे, फरीदाबाद रहेंगे, ये तभी आ जाता है, हमें इस बात पर आपत्ति है। उसने और तमाम बातें बताई थी। प्रधान ने कहा कि मैंने ये सोच के, ये कह के कि एक तो भाई भाई हैं, दूसरे भाभी देवर हैं, ये घर का झगड़ा है, घर में ही ये लोग बैठेंगे तो ये सुलझ जाएगा। करीब 2 महीने बाद, तारीख अंदाज से उसने 5-6 अगस्त बताई, गांव में किसी ने ये सूचना दी कि पिंटू के भाई विशाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गांव के बाहर चंदनिया के एक पेड़ में उसका शव लटका हुआ है। प्रधान ने कहा मैं भी मौके पर पहुंचा। वहाँ पर सभी लोग ये कहते रहे कि कुछ दिन से परेशान था किसी बात को लेके, संभवतः उसने आत्महत्या कर ली है। 2-4 लोगों से आसपास की बातचीत की गई, कोशिश की गई ये जानने की कि इसमें और कोई बात तो नहीं है, और फिर ये कहा गया कि आप पिंटू को पहले बुला लीजिए, पिंटू भी आके देख ले, पिंटू जो कहता है, घर में बड़ा है, वो जो कहता है वही बात मानी जाएगी। ये कह के प्रधान वहाँ से टाल के इस बात को चले आए। पिंटू को फ़ोन किया गया, वो रास्ते में था, फरीदाबाद से बदायूं के रास्ते में था। पिंटू भी मौके पर पहुँच गया। उसने भी वो बॉडी देखी, 2-4 लोगों से बात की, अपने प्रधान से बात की और ये कहा कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। गांव के सब लोगों ने कहा कि भाई पुलिस को बुलाओगे, अभी पूरा परिवार तुम्हारा थाने वाले बुलवा लेंगे, 2 दिन तक पूछताछ करेंगे, बॉडी का पीएम होगा, पता नहीं आज बॉडी मिलेगी कि कल मिलेगी, सबको वेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से बॉडी आएगी तो उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। किस बात के लिए पोस्टमार्टम कराना जब कोई बात नहीं है और ये सिंपल आत्महत्या है।
सबकी बात सुन के पिंटू भी राजी हो गया और सभी के साथ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। प्रधान की इतनी बात बताने पे कि विशाल और यानी जो जिसने आत्महत्या की थी पिंटू का भाई और उसके ताऊ का लड़का अशोक श्रीवास्तव में कहा सुनी हुई थी और बीच में इन दोनों की बातचीत से ऐसा लगता था कि अशोक श्रीवास्तव के पिंटू के घर आने पर यानी विशाल के घर आने पर विशाल को आपत्ति थी, इसलिए झगड़ा होगा। कहा गया कि अशोक श्रीवास्तव को भी पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। जब विशाल से पूछा गया कि प्रधान के पास जो सूचना थी और तुम्हारे ऊपर विशाल जो आरोप लगाता है कि तुम जब पिंटू नहीं रहते हैं तभी उसके घर में जाते हो, कि बात सही है कि गलत है और ऐसा तुम क्यों करते हो, इसके पीछे क्या कारण है ये तुम्हें बताना होगा। अशोक पिंटू के ताऊ का लड़का अशोक श्रीवास्तव चुप हो गया। जब वो कुछ नहीं बोल रहा था तो जो पूछताछ करने वाले थे उन्होंने 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए होंगे। कोई उसमें अच्छी वाली बहुत अच्छी वाली उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। थप्पड़ पड़ते ही अशोक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगा, रोने भी लगा और ये भी कहने लगा मुझे मत मारो। शायद उसको आशंका थी कि इसके बाद पुलिस पिटाई करेगी। थाना कैंपस में ही जहां उससे पूछताछ हो रही थी वहीं बगल में महिला सहायता प्रकोष्ठ है। रूबी को भी वहां, पिंटू की पत्नी को भी वहां लाया गया था। वो महिला कांस्टेबल्स के साथ बैठी हुई थी। लेकिन जब उसने अशोक की जोर से रोने की आवाज़ या चिल्लाने की आवाज़ सुनी, उसने महिला कांस्टेबल से पूछा कि ये रो क्यों रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। महिला कांस्टेबल ने वैसे जैसे कैजुअल जवाब होता है, रोज़ रोज़ का काम है थाने के भीतर, उन्होंने कहा पूछताछ हो रही है। बोले नहीं तो उसको चिल्ला रहा है, इसका मतलब पुलिस उसको मार रही है। महिला कांस्टेबल को बातचीत में उलझा के रूबी तुरंत उठी और निकल के उस कमरे की तरफ भागने लगी। महिला कांस्टेबल्स उसके पीछे पीछे भाग के गईं। वहाँ जहाँ उसको चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसने भीतर घुसने की कोशिश की। पूछताछ करने वाले पूछताछ कर रहे थे, वो चिल्लाने लगी कि इसको क्यों मार रहे हैं। महिला प्रकोष्ठ की जो महिला कांस्टेबल थी उनसे कहा गया कि ये कैसे यहाँ चली आई, इसको ले जाओ वहीं रखो, इससे बाद में पूछताछ की जाएगी। तभी अशोक ने चिल्ला कर कहा कि साहब इसको भी बुला लीजिए, इससे भी पूछताछ करिए और देखिए ये क्या कहती है। ये बात थोड़ा चौंकाने वाली भी थी और अचंभित करने वाली भी थी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात किसी की ज़ुबान से, किसी के मुंह से, किसी के बयान में पुलिस की जानकारी में नहीं आई थी। जब अशोक ने कहा कि इसको भी बुला लें और इसी के सामने बातचीत करें, आप चाहें तो अलग इससे बात करें लेकिन इसको बुला लें और मेरी बात सुन लें, दोनों की आमने सामने बात शुरू कराई गई। अशोक ने कहा कि मेरे रूबी से संबंध हो गए थे। ये पिंटू बाहर रहते थे नौकरी के सिलसिले में, कभी महीने में कभी 2 महीने में आते थे, 30 त्यौहार पे भी आते थे और इस बीच में मैं मिलता जुलता रहा उससे, रूबी से। उसने बताया कि साहब रूबी को होटल में खाने का बहुत शौक़ था, शहर घूमने का शौक़ था और अच्छे कपड़े का मतलब फैशनेबल कपड़े पहनने का शौक़ था। धीरे धीरे जब हमारे उसके संबंध हो गए तो मैं उसे, शहर में सिविल लाइन की ही बात है, कभी कभी उसे किसी बहाने से ले जाता था कुछ सामान खरीदने के लिए और उसे होटल में खाना भी खिला देता था और धीरे धीरे हम दोनों में बहुत ही आंतरिक और प्रगाढ़ संबंध हो गए। विशाल ने 1-2 बार हमें और उसको बाज़ार में भी देख लिया और ये बात उसको पसंद नहीं थी। उसने उस पर नज़र रखनी शुरू की। एक दिन उसने घर में ही दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। अशोक को विशाल ने गाली दी बहुत और उसके साथ हाथापाई की। अशोक ने भी हाथापाई की। तभी ये बात प्रधान के संज्ञान में आई।
प्रधान ने भी वही कहा था कि जब पिंटू आ जाए तो मिल बैठ के सुलझा लीजिए, आप दोनों चचेरे भाई हैं और वो आपकी भाभी है। खैर, उसके बाद पिंटू आया तो विशाल ने यानी पिंटू के भाई ने पूरी बात पिंटू को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मैंने इनको पकड़ा था और ये बहुत ख़राब बात है, गांव में बदनामी हो रही है। ये बात सुन के पिंटू बहुत नाराज़ होकर अशोक के घर गया। उनके ताऊ का घर था, मोहल्ले वहीं पास में ही था, गांव में ही था। भाग के उनके यहाँ पहुँचा और वहाँ पर उसको अशोक मिल गया। अशोक को तमाम बातें कहीं और कहा कि अगर दोबारा कभी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर दिखाई पड़ गए तो ठीक नहीं होगा। अपने ताऊ और उसके परिवार के लोगों से इसकी शिकायत की। लोगों ने कहा चलिए देवर भाभी हैं, कोई बात नहीं, इसको कोई शक है, अब ये वहाँ नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी सभी लोगों ने ली। अशोक का रूबी से मिलना जुलना बंद हो गया। बहुत सख्त निगाह रखने लगा विशाल, क्योंकि अब उसने अपने भाई को भी बता दिया था और उसके भाई ने भी उसको काफ़ी समझा दिया था कि तुम अब दोबारा कभी वहाँ दिखाई नहीं पड़ोगे। एक दिन विशाल अपने किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। रूबी ने खबर करा के अशोक को बुलवा लिया। अशोक जब भीतर घुसने लगा उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने कहा मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आइंदा से कभी मेरे घर आने की सोचना, क्योंकि एक दो बार उसने घर के पास आने की कोशिश की थी जब विशाल घर में नहीं था, कि आइंदा तुम मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए तभी खुलेगा जब विशाल को रास्ते से हटा दोगे। रूबी ने साफ मना कर दिया और अशोक वहाँ से मायूस होकर चला गया। 4-6-10 दिन बाद रूबी ने विशाल को यानी अपने सगे देवर को बुलाकर उससे कहा कि तुम पूरे गांव में जा जाकर हल्ला करते हो कि अशोक ऐसा करता है, अशोक वैसा करता है। इससे तुमको क्या लगता है सिर्फ अशोक की बदनामी हो रही, बदनामी मेरी भी होती है। तुम मेरे देवर हो, अगर तुम मेरा ख्याल रख रहे होते तो वो यहाँ क्यों आता, मुझे उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती। मैं बाज़ार सामान लेने जाती हूँ, कपड़ा लेने जाती हूँ। जब तुम्हारे भाई वहाँ से आते हैं या पैसा भेजते हैं तो हमें भी तो ख़रीदारी करनी है। तुमने कभी मुझे बाज़ार जाने के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि नहीं, लेकिन वो उसका घर आना ठीक नहीं है, उसे घर मत बुलाया करिए, बहुत बदनामी गांव में। बोले गांव वालों से तुमसे क्या लेना देना, बदनामी तुम्हारी थोड़ी हो रही, हमारी हो रही है। ऐसा कुछ समझा कि उसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने, मैं दोनों को बिठा के समझौता कराना चाहती हूँ, ताकि तुम अपनी जो इस तरह की बातें गांव में घूम घूम के कह रहे हो ये कहना बंद कर दो। थोड़ी देर में विशाल ने रूबी की बात मान ली। बोले मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा यहीं घर में उसको भी बुला लो, मैं भी रहूँगी, तुम भी रहोगे, अच्छा खाना बनाऊँगी। और विशाल को शराब पीने की आदत थी, ये बात रूबी अच्छी तरह से जानती थी। भाभी थी उसकी, घर की ही बात है तो वो अच्छी तरह जानती थी कि शराब बहुत पीता है, शौकीन है पीने का। उसने कहा तुम्हें जो पैसे की ज़रूरत हो मुझसे ले लो, अच्छी शराब ले आओ, बैठ के पियो, खाना खाओ और दोनों आपस में गले मिलो। वो तुम्हारा भाई है, कोई गैर नहीं है। और ये तय कर लो, ये समझौता कर लो कि अब तुम एक दूसरे के बारे में गांव में कुछ नहीं कहोगे। विशाल को शराब का नाम आया और फिर अच्छे खाने का नाम आया तो विशाल इस बात को मान गया। अगले दिन बात तय की गई। अशोक को घर पे, अशोक भी थोड़ा ताज्जुब में था कि क्या बात है, घर पे बुला रहा है और विशाल बुला रहा है। खैर उसने कहा वहीं चल के पता करेंगे। विशाल और अशोक दोनों ही घर पर आ गए। अशोक विशाल के घर पर और रूबी यानी उसकी भाभी भी वही थी। रूबी ने पूछा कितना पैसा चाहिए शराब के लिए और अपनी पसंद की शराब ले आना। विशाल और अशोक में बात हुई, पैसा रूबी ने दिया और विशाल को यानी अपने देवर को शराब लाने के लिए भेज दिया। जब वो शराब लाने गया उन्होंने कहा जब तक तुम लेके आओगे इस बीच में हम जो भी मीट या जो भी नॉन वेज जो भी बनाना था वो हम बना लेंगे।
तुम 15-20 मिनट में आ जाओगे, 15-20 मिनट में खाना बनाने की प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। तुम लोग पी के जब उठोगे तो अच्छा खाना मैं खिलाऊंगी। विशाल फौरन शराब लेने के लिए बाहर चला गया। इस बीच में अशोक ने रूबी से पूछा कि क्या ड्रामा है। रूबी ने कहा, जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो हमें ही करना था। आज इसको इतनी शराब पिलाओ कि इसको होश न रहे, और आगे का काम तुम समझ चुके हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब तक वो रहेगा तब तक वो रास्ते से हट नहीं जाएगा, मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। बात तय हो गई। अगले 10-15 मिनट में ही विशाल भी शराब लेके आ गया। दोनों ने छक के शराब पी। जब विशाल बेहोश हो गया तो रूबी और अशोक दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया, और तब तक उसके सीने पर बैठकर गला दबाए रहे जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। किसी को कानो खान खबर नहीं हुई। जब वो मर गया तो उन्होंने मकान से ही, अपने घर से ही एक रस्सी लेके उसका फंदा तैयार किया। फंदे को रूबी और अशोक ने खींचकर टेस्ट किया कि इससे वो कहीं गिर तो नहीं जाएगा। फंदे को गर्दन में लगाया गया, बाकी की रस्सी उसके शरीर में लपेट दी गई और घर के ही एक चद्दर में उसकी बॉडी को लिपटा दिया। पहले रूबी बाहर गई, करीब 2-2:15 बजे की बात है रात में, कि कोई रास्ते में है तो नहीं। फिर चद्दर में लिपटी हुई इस लाश को अशोक श्रीवास्तव अपने कंधे पर लाद के गांव के ठीक बाहर जो चंदनिया का पेड़ है उसके नीचे ले गए। चद्दर सहित उसको लिटा दिया। उसके बाद उसके शरीर से रस्सी खोल ली। रस्सी का एक सिरा लेके पेड़ पर चढ़ गया। पहली डाल जो उसकी सबसे नज़दीक थी उस पर उसको उसकी घिरनी बनाई ताकि हम ज़मीन पर खड़े होकर उसको खींच सकें। उधर से डाल पे लटका के नीचे उतर आया और उसने खींचना शुरू किया। वो ये इंश्योर कर रहा था कि इसकी बॉडी में कहीं धूल मिट्टी न लगे, नहीं लोगों को शक होगा। जो चद्दर बिछाई हुई थी जिसमें वो लपेट के ले आया था, उसी पर उसको धीरे धीरे कोशिश की, लेकिन अपने बराबर ही उसका वेट था तो इतनी जल्दी उसका लटक पाना मुश्किल हो रहा था। पहले उसकी बॉडी को चद्दर सहित पेड़ के जड़ के पास, मतलब तने के पास ले गया और उसको तने पर सीधा खड़ा किया। खड़ा करने के बाद फिर उसको रस्सी से जब खींचा तो एक झटके में वो झूल गया। फिर उसकी बॉडी को, फिर उसको वहीं पर उसी लटके हुए उसमें बांध के फिर ऊपर चढ़ा, बॉडी को थोड़ा और ऊपर खींचा और रस्सी को अच्छे से चंदनिया के पेड़ में बांध दिया। इतना कैलकुलेटेड, इतना अच्छे से ये प्लान बनाया कि गांव वालों ने जब बॉडी देखी तो गांव वाले सामान्य रूप से यही देखते हैं कि क्या पहने था, चप्पल जूते में, पैर में मिट्टी तो नहीं लगी थी, कपड़े में मिट्टी तो नहीं लगी थी, सिर में अगर मिट्टी लगी होती है तो लोग मान लेते हैं कि इसको ज़मीन पर गिरा के इसे मार के लटकाया गया है, लेकिन कहीं भी मिट्टी नहीं लगी हुई थी बॉडी में। उसके बाद फिर वहाँ से करीब 3-3:15 बजे ये पूरा प्रोसेस उसने आधे घंटे 35 मिनट में पूरा कर लिया। प्रॉपर वो बॉडी लटक गई। उसके बाद वो वहाँ से चला सीधे रूबी के यहाँ आया। जो शराब बची हुई थी वो शराब पी, और जो खाना खा नहीं पाए थे वो पूरा खाना खाया। तब तक सुबह के 4 बज गए। फिर वहाँ से वो अपने घर लौट गया, क्योंकि सुबह 4 बजे गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है। महिलाएं, बच्चे और लोग शौच के लिए जाना शुरू कर देते हैं। फिर ये हुआ कि दोनों, ऐसा ना हो कोई इन लोगों ने प्लॉट किया हो किसी को बचाने के लिए। फिर दोनों से अलग अलग बयान लिए गए। महिला कांस्टेबल और एक महिला सब इंस्पेक्टर ने बयान लिए।
बहुत डिटेल में दोनों से अलग अलग बयान लिए गए और फिर उसका मिलान किया गया कि कहीं पर इन दोनों के बयान में डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन दोनों के बयान 100% एकदम एक जैसे थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच अशोक श्रीवास्तव के बारे में शुरू की गई। अशोक ने बताया कि मैं शादी तो ये 3 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं कोई साल भर से रूबी से मेरे संबंध हैं। अशोक के बारे में और जानकारी हुई तो ये पता लगा कि वहीं ग्राम अठना, पास में एक अठना गांव है, वहाँ के श्री रामपाल उर्फ छंगा की लड़की के साथ भी इसने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, उससे संबंध बनाने की कोशिश की थी। गांव वालों को पता लग गया, गांव वालों ने इसे कहीं पकड़ा और इसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की, इसे बहुत मारा। और बताया ये भी जाता है कि मारने के बाद ये परिवार के लोग सब थाने पर गए और उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने इसलिए मारा। बात थाने पे गई होगी, लोग बुलाए भी गए होंगे, किन कारणों से बुलाए गए होंगे आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये सब मामला रफा दफा हो गया। दोनों इस समय जेल में हैं। विवेचना पूरी हुई 10 अक्टूबर 2020 को। इसमें चार्जशीट नंबर 271/20 लगाकर कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट कर दिया गया। रूबी और अशोक दोनों ही अभी जेल में हैं। वैसे तो ये कोई बहुत विशेष घटना नहीं थी कि जिसका जिक्र मैं आपके सामने करता। इस तरह की घटनाएं आप रोज़ अखबारों में, टीवी में लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि फ़लाँ ने फ़लाँ की हत्या करा दी, प्रेमी ने उसके पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी और पति ने मिलकर फ़लाने की हत्या कर दी। ये कोई बहुत ऐसा विशेष प्रकरण नहीं था जिसका जिक्र किया जाना ज़रूरी हो प्रकरण की दृष्टिकोण से। लेकिन इसमें कुछ जो प्रोफेशनल कमियां थी, इसमें जो बात हुई थी इस पूरे प्रकरण में, उसमें कम से कम एक बात ऐसी थी कि अगर पुलिस ने या समाज ने या परिवार वालों ने थोड़ी सी भी संवेदनशीलता दिखाई होती तो शायद इसकी विशाल की जान बच जाती। अगर रामपाल ने जब अपनी बेटी से इसके संबंध या इससे छेड़छाड़ के संबंध में जब पिटाई की, अगर उस समय ये मुकदमा लिख गया होता, अगर उस समय इसके खिलाफ़ कार्रवाई हो गई होती, उस समय सब लोग जान गए होते, तो शायद उसकी दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी होती। दूसरा, विशाल के आत्महत्या करने के बाद चंदनिया के पेड़ से वो तो लटका के चला गया, लेकिन रस्सी जब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके नीचे आई तो उसके पैर ज़मीन पे टिके हुए थे। गांव के लोग जब आए थे तो उन्होंने इस पे शंका व्यक्त की थी कि इस तरह से, जिस तरह से बॉडी लटकी हुई है, ये आत्महत्या नहीं हो सकती। लेकिन अशोक चालाक था, वो जानता था कि सुबह हल्ला होगा, लोग इकट्ठा होंगे और इसमें इस तरह की, उसने फ़ौरन अपने साथ के तमाम लोगों को मौके पर पहले भेजा था और उसी ने टेलीफोन करके प्रधान को भी बताया था कि देखिए ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप भी देख लीजिए, नहीं लोग भांति भांति की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे और विशाल के झगड़े के बारे में आप जानते हैं। और जैसे ही प्रधान वहाँ पहुँचे, सब लोग एक ही गाना गाने लगे कि साहब ये तो आत्महत्या है। सब पिंटू का वेट भी कर रहे थे। उसके भी आते हुए वो बताया कि ऐसे लटका था, वैसे लटका था, फलाना था, गला खिंच गया था, जीभ निकल आई थी, जो सिम्टम्स होते हैं सुसाइड के, वो सब ये लोग बताने लगे। ऐसा नहीं हो सकता कि गांव वालों की ये बात थाने और पुलिस तक न पहुंची हो, बीट के कांस्टेबल को न पता हो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कोई कार्रवाई या कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई होगी। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है।
एक बार जब उसका अंतिम संस्कार हो गया तो पुलिस भी जानती थी, क्रिमिनल भी जानते हैं कि एक तो कोशिश करिए बॉडी न मिले, दूसरी कोशिश करिए कि बॉडी अगर मिले तो पोस्टमार्टम न कराया जाए। मैंने आपको एक घटना शाहजहाँपुर की बताई थी जिसमें उस दिव्यांग बच्ची के पोस्टमार्टम न कराने के लिए ऑलमोस्ट एक उन्माद वहाँ पैदा हो गया था गांव में, और वो भी जो अपराधी थे उनकी शह पे हुआ था, ये भी जो अपराधी थे उनके शह पे हुआ। और एक बार पीएम नहीं होता या पीएम रिपोर्ट नहीं होती तो ट्रायल में बहुत वीक हो जाता है केस। केवल बयान या सरकमस्टांशियल एविडेंस पर कन्विक्शन बहुत मुश्किल होती है। डिफेंस का लॉयर इसी बात पर धज्जियाँ उड़ाता है इन्वेस्टिगेशन की कि साहब ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, और पीएम क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि ये आत्महत्या थी। और बिना पीएम के देखिए, जिन लोगों ने भी देखा था, जिन लोगों ने मौके पर आपत्ति की थी, बहुत स्पष्ट होता है कि अगर आप रस्सी से लटकाए गए हैं, फंदा है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग, क्योंकि जो रस्सी का प्रेशर होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा होता है, उसके बाद कम होता है, और जहाँ गांठ होती है वहाँ रस्सी का कोई निशान नहीं होता। इसी पर उसको ये कहा जाता है कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग। सामान्य रूप से जो इस तरह की घटनाओं पे जाने वाले नए उम्र के लड़के हैं वो देखते ही बता देते हैं कि इसमें। दूसरा, वहाँ पर किसी ने उसकी फ़ोटोग्राफ भी ले ली थी, मोबाइल सबके पास है, जो पहले पहुँचा होगा उसने फ़ोटोग्राफ ले ली थी। बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टिगेशन के समय वो फ़ोटोग्राफ मिल गई। हालांकि फ़ोटोग्राफ ही है, अदालत में उस फ़ोटोग्राफ की भी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, साहब फ़ोटोशॉप्ड है, ये चेक करा लीजिए, फॉरेंसिक जांच करा लीजिए इसकी, ये देखिए ऊपर दूसरा कलर है, नीचे दुनिया भर की बातें जो होती हैं अदालतों में, जो वकीलों को तमाम उसे अपने मुवक्किल को बचाना है और सरकार उसको सज़ा दिलाना चाहती है। तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये बात सब इसीलिए बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छी तरह से इस क्राइम को एग्जीक्यूट किया था अशोक ने। दूसरी बात, अशोक रिश्ते में रूबी का जेठ था, बहुत दूर के रिश्ते में नहीं, उसके पति के सगे ताऊ का लड़का था, जेठ हुआ। विशाल को छोड़ के उसके आने जाने पर या रूबी से मिलने जुलने पर किसी को आपत्ति नहीं थी, किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। और वो चार लोग जो बैठ के किसी भी समाज का नियम बना देते हैं, उन लोगों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। दूसरी कोई बात होती तो जाने कितने नियम बना देते। आप हमेशा की तरह ये भी पूछेंगे कि पुलिस की इतनी लापरवाही आपने बताई, क्या कार्रवाई हुई? मैं पहले ही बता दूं कि एसपी सिटी से इसकी जांच कराई गई थी, और ये भी कराया गया था कि इतने दिन के बाद ये मर्डर का मुकदमा क्यों लिखा गया। ये भी कराया गया था कि जब पहले इसी थाने पर एक और लड़की से छेड़छाड़ की सूचना आई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुछ पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है या हो गई होगी, मुझे उसके बाद मैंने बहुत इसको परसू नहीं किया था। इतनी जगह समाज की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, तमाम लापरवाही के बाद एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि ये दो लोगों के मध्य प्रेम की बलि चढ़ा वो इनोसेंट लड़का विशाल, जो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी इज्जत तार तार हो रही है। मैंने इस पूरे प्रकरण का परिशीलन किया। मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा गलती रूबी की है, करीब 60% रूबी की गलती है, 30% अशोक की गलती है और 10% पति पिंटू की भी गलती है। और हमें उम्मीद है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे। मुझे बताइएगा ज़रूर, सहमति में भी और असहमति में भी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।